जय हिंद दोस्तों। जैसा आप सभी को पता है कि देश में नया कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। तो नए कानून पे मैंने पहले 3 लेक्चर डाला है। पहला लेक्चर तो प्रोटेक्शन ऑफ टू पब्लिक सर्वेंट इन न्यू कानून, जो न्यू लॉज है, जो फर्स्ट लेयर प्रोटेक्शन और सेकंड लेयर प्रोटेक्शन की बात करता है, तो आप पहली वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पुलिस ऑफिसर के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग था, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सीन ऑफ क्राइम सर्च एंड सीजर की जो बात करता है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करना है, क्या उसमें सावधानी रखनी है, तो ये सारी बड़ी डिटेल में मैंने दूसरे वीडियो में समझाई है। तो मैं इसमें के लिए आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं उन तक मास लेवल पे इसे भेजा जाए ताकि उनकी कन्फ्यूज़न को दूर हो सके। क्योंकि ये जो बातें मैंने करी है, ये पुलिस ऑफिसर के फ़ायदे के लिए और पुलिस ऑफिसर को मौके पे क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है, इसके लिए करी है। क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या कानूनी प्रोविज़न है, ये सारी बातें कवर करी है। तीसरा जो वीडियो है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट वो भी वीडियो है, डिजिटल एविडेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो एविडेंस के तौर पे हम सीज करेंगे, उसमें हम क्या सावधानी बरतेंगे और उसका क्या प्रोविज़न है, नए कानून के अंदर में कहाँ पे उसका जिक्र है, तो इसकी बात करी है। और किस तरीके से सीज करेंगे, सीज करने के बाद जो हैश वैल्यू के बारे में क्या है उसके बारे में जिक्र किया है। तो ये सारा जिक्र तीसरे वीडियो में है। तो ये जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, वो जितने भी लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर के काम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। जो पुलिस ऑफिसर में मास लेवल पे कन्फ्यूज़न है नए कानून को लेकर, उसको दूर करने के लिए बना रहा हूँ। और मैंने कोशिश की है कि लगभग 10 वीडियो के अंदर में तीनों कानून जो पुलिस अफसर से रिलेटेड हैं उन चीज़ों को मैं कवर कर लूँ। तो आपका सहयोग चाहूँगा। सहयोग इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस अफसरों को भेजें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आर के दिल से दिलों तक मेरी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। और जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो उनको जैसा ही नया वीडियो में डालूंगा उनको मिल जाएगी। तो आज जो चौथा वीडियो दोस्तों, वो है FIR, 0 FIR कंप्लेंट इंक्वायरी के बारे में जो क्या बात करी है उसके बारे में। और अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो फिर 156(3) की जो पहले प्रोविज़न थी उसके बदले जो 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है उसके बारे में बात करूँगा। तो मैं अपना आज का लेक्चर शुरू करता हूं दोस्तों। पहले जो धारा 154 FIR के लिए हुआ करता था, 154 जो FIR के लिए की बात करता था कि इंफॉर्मेशन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की ऑफिसर इंचार्ज को मिलता है तो देन एंड देयर मुकदमा वो दर्ज करेंगे, वो अब धारा 154 के बदले 154 CRPC के बदले 1 जुलाई से 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगी, यानी BNSS हो जाएगी। तो अब 173 में जो खास बात है, पहले ही लाइन में जो बदलाव है वो ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलने पर पुलिस ऑफिसर मुकदमा दर्ज करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन वाली जो बात है उसका मतलब है कि कोई भी आदमी अगर दिल्ली में कोई चेन्नई की घटना को लेकर के आता है थाने के अंदर में ऑफिसर इंचार्ज के पास, और तो ऑफिसर इंचार्ज उनको मना नहीं करेंगे, उनको FIR करनी होगी। तो FIR क्या करनी होगी, तो यही इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन में जो FIR होगी उसी को हम 0 FIR बोलेंगे। तो पहले हम ध्यान करें कि 0 FIR की कोई प्रोविज़न कानूनी रूप से नहीं थी। 0 FIR की प्रोविज़न चल रही थी, 0 FIR दर्ज किया जा रहा था।
जो भी गवर्नमेंट के डायरेक्शन थे उसके हिसाब से 0 FIR दर्ज कर करके भेजा जा रहा था। हर स्टेट के में अलग अलग डायरेक्शन थी। लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में 0 FIR की प्रोविज़न फर्स्ट लाइन के अंदर में ही डला है, जिसमें लिखता है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो अब एक और बात पढ़ने में आई दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पहले ओरली और रिटर्न में हुआ करती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो अब आप देखें कि जो EFIR की बात हो रही है, तो EFIR हो ही रही है अभी रजिस्टर, तो EFIR भी इसमें कवर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर में। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात कर रहा है उसमें पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आ जाता है। सब पॉइंट 1 एंड सब पॉइंट 2 173 में ही आती है। 173 के सब पॉइंट 1 में कहता है कि अगर ओरली है या रिटर्न में है तो उस पर ओरली में तो रिड्यूस इन राइटिंग करके ऑफिसर इंचार्ज अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो मुकदमा दर्ज करेंगे, और अगर रिटर्न है तो रिटर्न में जैसे होता है उसी में अपनी कायमी लिखते हैं और हम मुकदमा दर्ज करते हैं। उसी में इंडोर्समेंट कायमी मतलब इंडोर्समेंट करके केस रजिस्टर कर देते हैं रिटर्न इन्फॉर्मेशन पे अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का है तो। और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक तौर पे अगर इंफॉर्मेशन मिलती है, अब इलेक्ट्रॉनिक तौर पे इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है दोस्तों? व्हाट्सएप पे आ सकती है, मेल के थ्रू आ सकती है, मैसेज के थ्रू आ सकता है, या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अगर इंफॉर्मेशन किसी ऑफेंस की मिलती है, द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम on being signed within 3 days by the person being giving it। यानी जो आदमी इलेक्ट्रॉनिक रूप से इंफॉर्मेशन भेजेगा उसको 3 दिन के अंदर में आके सिग्नेचर करना होगा। पहला पॉइंट में जो है कि ओरली है इंक्वायरी, ओरली अगर उसने स्टेटमेंट दिया है तो उस पर सिग्नेचर करेगा तो साइन होगा, और दूसरा रिटर्न में जो कंप्लेंट दिया है उसमें सिग्नेचर होता ही है तो साइन तो उस पर FIR दर्ज होगा। उसी प्रकार और जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाली है उसमें बाध्यता करी गई है, इलेक्ट्रॉनिकली कोई इन्फॉर्मेशन ऑफेंस का देते हैं तो 3 दिन के अंदर में आके साइन करेंगे। अब बात यहाँ पे उठती है दोस्तों कि अगर 3 दिन के अंदर नहीं आते हैं वो साइन करने के लिए तो उसका क्या होगा? तो उसके लिए ये है कि भाई उसको आप 3 दिन वेट करने के बाद आप उसको अपने रिकॉर्ड में रख देंगे, यानी कि डेटा एंट्री करके उसको फाइल कर दीजिए और वो रिकॉर्ड में चला जाएगा वो। फिर बाद में जब वो आदमी 4 दिन या 5 दिन बाद आएगा तो वो क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे उसी वाला जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया था उसी को पे मुझे आप जो है एक्शन लो। आप एक उससे फ्रेश ले लीजिए कंप्लेंट, फ्रेश ले करके कहीं कि देखिए आप कानून में प्रोविजन था 3 दिन में आना, पाए नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है दोस्तों कि अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव हो, रेप का हो या फिर मर्डर का हो या और भी सेंसिटिव नेचर के जो मैटर्स होते हैं उसमें अगर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि मान लिया किसी पड़ोस में कोई झगड़ा हो रहा है और जहाँ की जान से मरने मराने वाली बात आ रही है और पड़ोसी सामने नहीं आना चाहता, वो सिर्फ SMS भेज देता है या व्हाट्सएप मैसेज कर देता है पुलिस ऑफिसर को, तो उसमें तो पुलिस अफसर 3 दिन तक वेट नहीं करेगा। पुलिस ऑफिसर को उसमें देन एंड देयर प्रोसीड करना चाहिए और करेंगे, ये नहीं कि 3 दिन इंतजार करेंगे। तो वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाली बात आती है कि कैसे हम उसको टेकअप करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगर हम 173 में जाते हैं आगे तो लिखता है कि भाई अगर कोई रेप वगैरह का ऑफेंस का है जो कि धारा 64 से लेकर के 79 तक भारतीय न्याय संहिता में और धारा 124 की बात करते हैं, तो उसमें कोई विक्टिम है तो उसका अगर महिला विक्टिम है तो उसके जो बयान लिखेंगे वो महिला पुलिस ऑफिसर लिखेगा या महिला ऑफिसर, वुमेन ऑफिसर। वुमेन ऑफिसर का मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है तो उनको उस श्रेणी में लिया जाएगा, द्वारा लिखा जाएगा।
ये इनके दिल्ली में तो लगभग सब जगह महिला पुलिस ऑफिसर है, अगर एक थाने में नहीं है तो पड़ोसी थाने से उसको ले लेते हैं, सब डिवीज़न से। उसी प्रकार बाकी जहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी पूरे ओवर इंडिया में, वहाँ पे वुमेन ऑफिसर किसी दूसरे गवर्नमेंट एजेंसी की वुमेन ऑफिसर का भी मदद लिया जा सकता है। उसी में बात करता है कि कोई अगर इस तरीके का विक्टिम है और अगर मेंटली या फिजिकली डिसेबल टाइप का है तो उसको थाने में आने की बाध्यता नहीं होगी, उसका जो प्लेस होगा वहाँ पे जा करके उसकी रिकॉर्ड करी जाएगी और जब रिकॉर्डिंग करेंगे स्टेटमेंट तो उसका वीडियोग्राफी भी होगा। ये बात इसमें कानून में प्रोवाइडेड फर्दर करके लिखा गया हुआ है 173 के 1 में ही, ठीक है। उसमें फिर आगे बात करता है कि उसमें जल्दी से जल्दी उसका आप 164 का स्टेटमेंट, जो 164 अब हो गया है 183 भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता में 164 का जो बयान कराते थे मजिस्ट्रेट के सामने, उसको जल्दी से जल्दी कराएंगे। तो वो पहले भी हम कराते थे, जो रेप वगैरह के पॉक्सो वगैरह के केसेस हैं उसमें हम करा लेते थे। ये तो हमने बात करी एफआईआर से रिलेटेड बात करी दोस्तों। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो और इसमें वही वाली बात है, पुराने वाली बात की कॉपी प्रोवाइड करेंगे उनको, सेकंड पॉइंट में आता है। अब 173(3) बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहले ना कंप्लेंट के इंक्वायरी के बारे में किसी प्रकार के सीआरपीसी में बात नहीं थी। कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो मुकदमा दर्ज कीजिए, नहीं है तो आप क्लोज कर दीजिए, नॉन कॉग्निजेबल है तो आप एनसीआर दर्ज कर दीजिए। तो जो हम इंक्वायरी कर रहे थे, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ललिता कुमारी वाला आया था, उसमें पहले 1 वीक था, बाद में 6 वीक हो गया और इसी हिसाब से पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करके रख रहे थे, क्योंकि उसमें कोई कानून में प्रोविज़न इसका क्लियर कट नहीं था, लिहाजा इसको कोई ज़्यादा इसके ऊपर में अगर कोर्ट में जाता था तभी कुछ परेशानी होती थी, अदरवाइज नहीं होता था। लेकिन अब बड़ा क्लियर कट कानून में प्रोविज़न किया है 173.3 में। ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऑफेंस 3 साल तक की सज़ा वाला है या 3 साल या 7 साल से 3 साल या 3 साल से ऊपर की सज़ा का है या 7 साल से नीचे की सज़ा का है, उसमें 14 दिन की इंक्वायरी का पावर पुलिस ऑफिसर को है। अपने दिल्ली में एसीपी और स्टेट में डीवाईएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की परमिशन से 14 दिन की इंक्वायरी करेंगे। ये पावर पुलिस ऑफिसर को दिया है। एक सेकंड हो दोस्तों, म्यूजिक बंद हुआ है। तो ये इंक्वायरी की पावर आपको दी है। लेकिन अब बात आती है जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करना चाहता हूँ दोस्तों, कि भाई वहाँ भी क्या करेंगे, वहाँ यही देखेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है 14 दिन तक। अब एसीपी साहब क्यों आपको इस बात के लिए परमिशन देंगे कि भाई आप 14 दिन तक ये देखते रहो? तो आप एक तरीके से मान के चलिए कि अब इंक्वायरी की जो पावर है आपके पास, पुलिस अफसर के पास कुछ भी नहीं है। आपको कंप्लेंट मार्क होएगी, मार्क होने के विदिन 24 आवर उसको डिसाइड करना पड़ेगा। विदिन 24 आवर डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों, और नहीं अगर आप डिसाइड करते हैं तो प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि कानून में पहले तो प्रोविज़न नहीं था लेकिन अब प्रोविज़न कर दिया। अब पूछेगा मजिस्ट्रेट कि भाई आपने कैसे रखा हुआ था इसको, जब इंक्वायरी की पावर है ही नहीं इस मामले में। क्योंकि ज़्यादातर अब चीटिंग वगैरह की कंप्लेंट क्या है, चीटिंग वगैरह की कंप्लेंट 7 साल से ऊपर की सज़ा है। तो 7 साल के ऊपर के 7 साल एंड 7 साल के ऊपर की सज़ा है तो उसमें तो इंक्वायरी की पावर है नहीं। तो आप कहेंगे चीटिंग की कंप्लेंट में भी इंक्वायरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो भाई देखिए, फिलहाल तो कानून नहीं कर रहा है, कहीं कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि आप इंक्वायरी करेंगे। अगर गवर्नमेंट बाद में कोई रूल लेके आती है या स्टैंडिंग ऑर्डर लेके आती है तब का तब देखेंगे। फिलहाल एज इट इज़ कानून लागू होगा 1 जुलाई से। तो आप ये मान के चलिए कि आपको कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा विदिन 24 आवर। अब डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे? तीन तरीके हैं, फेट होते हैं कंप्लेंट की। पहली तो कंप्लेंट अगर आपने पढ़ने के बाद आपको लगा कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में मुकदमा दर्ज करेंगे, एसएचओ साहब से पूछेंगे अपने थाना इंचार्ज से और मुकदमा दर्ज कर देंगे। दूसरा, भाई अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एनसीआर दर्ज करेंगे। अब एनसीआर में भी बात कर दी है कि भाई एनसीआर में फोर्टनाइटली डायरी मजिस्ट्रेट को जाया करेगा।
फोर्टनाइटली यानी कि 15 दिन के अंदर में एक डायरी जाएगी, यानी तमाम एनसीआर की कॉपी एक डायरी के साथ में, एक कवरिंग नोट के साथ में मजिस्ट्रेट साहब के जो कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट हैं उनको भेजना पड़ेगा। तो एनसीआर हो गई, पहला तो हो गया कि एफआईआर, दूसरा एनसीआर। तीसरा क्या करते हैं हम, तीसरा हम करते हैं सिविल इन नेचर, नो पुलिस एक्शन इज मेड आउट, या नो पुलिस एक्शन इज मेड आउट डायरेक्टली कर देते हैं। तो अब मान लिया जाए कि किसी मामले में आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है और आप ऑफिसर इंचार्ज को कहते हैं बीइंग ए इंक्वायरी ऑफिसर कि भाई इसमें सर मुझे कंप्लेंट मार्क हुई है, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, मुकदमा मुझे दर्ज करना है, आप आदेश दें। और ऑफिसर इंचार्ज कहते हैं नहीं जी नहीं करना है मुकदमा दर्ज। तो आप क्या करेंगे? तो आप उसको ये लिखिए कि नो पुलिस एक्शन इज मेड आउट करके, या सिविल का अगर दिखता है थोड़ा बहुत सिविल या आपका जो चीटिंग दोनों बीच बीच का होता है तो आप उसको क्लोज कर दें। अगर आप उसको क्लोज कर देते हैं तो आपको किसी प्रकार के आपके ऊपर एक्शन की बात नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि कानून में इंक्वायरी की चूंकि पावर नहीं है, आपने प्रीमा फेसाई उसको पढ़ करके आपको लगा बीइंग ए पुलिस अफसर कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है या इसके ऊपर में पुलिस एक्शन नहीं बनता, आपने क्लोज कर दिया। चूंकि इंक्वायरी की पावर नहीं थी, ड्यू डिलिजेंस की पावर नहीं थी आपके पास, लिहाजा आपने क्लोज कर दिया है। तो आपने क्लोज करने के बाद चूंकि 156(3) वाली जो पावर थी कंप्लेनेंट के पास, 156(3) का जो अधिकार है वो अभी भी है 175 में, वो आपने फाइल कर दिया तो वो चला जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास कहेगा कि जी भाई पुलिस ने नहीं दर्ज किया, तो मजिस्ट्रेट साहब उस पर एग्जामिन करके अगर लगेगा तो फायर के लिए ऑर्डर कर देंगे। लेकिन अगर आपने उसको क्लोज नहीं किया तो आप कानून का वायलेशन करेंगे, यानी कि आपको पावर थी नहीं 24 आवर से ज़्यादा रखने की। 24 आवर से ज़्यादा रखने का मतलब हुआ कि आप इंक्वायरी कर रहे थे। इंक्वायरी कौन से प्रोविज़न में कर रहे थे? तो चूंकि ये वाला प्रोविज़न हिट हो नहीं रहा था 3 साल से 3 साल और 3 साल के ऊपर और 7 साल से नीचे वाला, उसमें फिर एसीपी की परमिशन भी थी। तो आपको ये बात बांध लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपको इंक्वायरी की पावर नहीं है तो कहाँ है बता भी दिया मैंने। तो आपने कंप्लेंट को डिस्चार्ज कीजिए। अब आप इसको अदरवाइज भी ले सकते हैं कि भाई ये तो यार गलत हो गई, इंक्वायरी की पावर नहीं है, लेकिन आप इसको उस तरीके से लेके चलें कि पुलिस के पास तो बहुत सारे काम है। अब आपको चूंकि इंक्वायरी की पावर है नहीं, लिहाजा कंप्लेंट आपके पास आई, कंप्लेंट आपने पढ़ा, आपको लगा कि नहीं जी पुलिस सेक्शन इज मेट आउट, उसी समय उसको क्लोज कर दीजिए, काम खत्म। कंप्लेनेंट को इन्फॉर्मेशन चली गई, आपका काम खत्म हो जाता है। इसमें 2 ही प्रोविजन है, भाई आपने कंप्लेंट को क्लोज कर दिया और कंप्लेनेंट को इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई आपका मामला नहीं बनता, हमने क्लोज कर दिया। अब कंप्लेनेंट का काम चालू होता है। कंप्लेनेंट का काम 173(4) में चालू होता है। कंप्लेनेंट जो है इंक्वायरी कंप्लेंट थाना इंचार्ज को दिया है, उसके अलावा अगर थाना इंचार्ज ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को देगा, यानी कि दिल्ली में डीसीपी साहब के यहाँ कंप्लेंट देगा। कंप्लेंट देने के बाद डीसीपी साहब को पावर है कि वो खुद उसमें मुकदमा दर्ज करवाएं और खुद इन्वेस्टिगेट करें या किसी को डायरेक्शन दें मुकदमा दर्ज करके उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की। और अगर डीसीपी साहब भी नहीं करते हैं तो फिर मजिस्ट्रेट वाला पावर उसको खुला हुआ है। ये वाली 173(4) में जो एक लाइन ऐड किया है आखिरी में कि फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट, ये 173(4) में साफ तौर पर लिखा है। पहले ये वाला लाइन नहीं था, आखिरी में 154 में बात नहीं करी गई थी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कंप्लेंट की इंक्वायरी आप नहीं कर सकते हैं, और कंप्लेंट की इंक्वायरी के लिए आप 24 आवर के अंदर में कंप्लेंट को डिसाइड कर दीजिए। दूसरी बात ये हो गई कि भाई एफआईआर 0 एफआईआर की बात हो गई। अब बात करते हैं 156 वाली बात करते हैं। 156(3) में जो मजिस्ट्रेट साहब को पावर थी मुकदमा दर्ज करने के, ऑर्डर करने की, तो 175 में आ गई है। ठीक है, तो 175 के अंदर में मैंने बड़ा डिटेल में बात करी थी, जो पुलिस अफसर को प्रोटेक्शन, पब्लिक सर्वेंट को जो प्रोटेक्शन दिया है उसकी बात करी थी, 175 में ही है। और 175 में के पॉइंट 1 में ये वाली भी बात करी है कि प्रोवाइडेड दैट कंसिडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में रिक्वायर द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द केस, यानी कि इसमें
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब को लगता है कि कोई मुकदमा ऐसा है जो कि ग्रेविटी ज़्यादा है, तो 175 में उनको पावर दी है कि वो इन्वेस्टिगेशन को एसीपी दिल्ली वाले या स्टेट के अंदर में जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और डीवाईएसपी है उनको इन्वेस्टिगेशन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 175(3) एनी मजिस्ट्रेट अंडर द सेक्शन 210 में आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट मेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ 173, तो क्या एफिडेविट देगा कंप्लेनेंट कि मैंने कंप्लेंट थाने में दी थी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया, मैं एग्रीव्ड हूँ, आप डायरेक्शन दें पुलिस को मुकदमा दर्ज करने की। तो 175(3) में मजिस्ट्रेट साहब इम्पावर्ड हैं एग्जामिन करने के बाद, पुलिस से रिपोर्ट मंगाने के बाद एग्जामिन करके अगर लगता है कि इसमें मुकदमा बनता है तो डायरेक्शन दे देंगे। तो ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। इसी में मैंने बात करी थी प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट की, जो कि पहला वीडियो है मेरा, जिसमें कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें यह है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ में ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के अंदर में कोई कंप्लेंट पुराना 156(3) अब का 175(3) के अंदर में लगता है, तो पुलिस ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट से भी मजिस्ट्रेट साहब अपना मांगेंगे कि भाई आपको इसके बारे में क्या कहना है, रिटर्न में दें। साथ में उसके सुपरवाइजरी ऑफिसर से भी मांगेंगे कि उनको क्या इस बारे में कहना है, तो इन दोनों की रिपोर्ट के बाद ही कंसिडर करेंगे। यानी कि और बाकी इसकी डिटेल में मैंने बात पहली वीडियो में करी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि मैंने जो मेन है चीज़ है इस पे ध्यान देंगे, वो वाला पार्ट, ये कंप्लेंट की इंक्वायरी वाला पार्ट, कि उसमें कंप्लेंट में मैंने क्या करना है, और फिर अगला वीडियो मैं फिर डालूंगा दोस्तों जो फाइनल रिपोर्ट के बारे में, फाइनल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कैसे करनी है और क्या प्रोविज़न है उसके बारे में बात करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें पुलिस ऑफिसर्स को, ताकि जो कन्फ्यूज़न है दूर हो सके, पुलिस ग्रुप्स में भेजें, और सबसे रिक्वेस्ट करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई नया वीडियो जाएगा तो उन सबको बेल आइकन प्रेस करेंगे तो चला जाएगा नोटिफिकेशन। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।